नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार आपके सामने हाजिर हूँ हिंदी का विषय लेकर। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो अब से पहले अपनी जानकारी ले लेते हैं कि इस चैनल के ऊपर अभिनव कैरियर एकेडमी के इस चैनल के ऊपर हिंदी की कुछ क्लासेस डाल दी गई हैं। एक बार उनको अपने छोड़कर अन्य सभी बिंदुओं पर अपने चर्चा करेंगे। और आपको मैं बता दूं, ये जो अपने जो क्लास रहेगी, ये रहेगी अपने लिए सभी विषयों की, जो अपने सभी बिंदु डाले जाएंगे और सभी जो भर्तियां रहेंगी उनके लिए ये क्या रहेगी, बड़ी ही हेल्पफुल रहेगी। और अपने बात कर लेते हैं अपने सामने जो आने वाले समय के अंदर जो भर्तियां देखने को मिल रही है। पटवार एग्जाम मिलने अभी आने वाला है, वीडियो आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर हिंदी बड़ा महत्वपूर्ण रोल रखती है। उसके बाद में एक आपके सामने राजस्थान की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी वैकेंसी आज तक के इतिहास की आने वाली है, जिसका नाम है 4th ग्रेड राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, अपने हिंदी का अच्छा वेटेज है और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपको मैं बोल दूं, अगर आपने ढंग से इसी चैनल के माध्यम से कर ली तो मैं मान के चलता हूं कि आपका 100% परिणाम आपको देखने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो आपको मैं बता देता हूं कि आपको आज से लेकर अंत तक करवाई जाएगी क्या हिंदी। अंत का मतलब यही है कि 4th ग्रेड वीडियो और राजस्थान की अन्य भर्तियों के अंदर जो व्याकरण आती है राजस्थान की, उसको मद्देनजर रखते हुए ये क्लास रहेगी, डिटेल से कराई जाएगी। यहां तक कि इस चैनल के माध्यम से पर्यायवाची, विलोम शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, शब्द युग्म शब्द इत्यादि भी करवाए जाएंगे। और अपने आज जो शुरू करने जा रहे हैं उस बिंदु को भले भांति आप जानते हो कि सबसे पहले हिंदी की अगर शुरुआत होती है तो उसी बिंदु से होती है। अगर वो बिंदु नहीं लेते हैं तो हमारे अन्य सभी बिंदु क्या हो जाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएंगे, क्योंकि उसी बिंदु से क्या जुड़े हुए हैं, पूरी की पूरी व्याकरण का निर्माण वही बिंदु मिलकर करते हैं, क्योंकि अन्य बिंदुओं का निर्माण इस बिंदु से होगा। तो अपने समय जाया न करते हुए अपने आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी की पूरी हिंदी, पूरी की पूरी पॉलिटिकल साइंस, यानी कि चतुर्थ श्रेणी में लगभग जितना आता है वो करवाया जाएगा और अन्य भर्तियों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी। ऐसा नहीं है कि ओनली चतुर्थ श्रेणी के लिए है, सभी भर्तियों के लिए बेनिफिशियल है ये क्लासें। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले हिंदी के बारे में। देख लीजिए, सबसे पहले अपना जो प्रकरण रहेगा हिंदी का, और हिंदी में अपने शुरू करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला से पहले बात कर ले तो अपने करने जा रहे क्या, हिंदी व्याकरण। किसका अपने आज शुभारंभ करेंगे, किसका, हिंदी व्याकरण का। किसका करेंगे, हिंदी व्याकरण का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और हिंदी व्याकरण की बात कर ली जाए तो पूरी की पूरी हिंदी व्याकरण 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। देखिए, जिस प्रकार से हमारी बॉडी छोटे छोटे अंगों से मिलकर बनी होती है, कहीं उंगलियां हैं, कहीं हाथ है, हाथों की चिपकी हुई उंगलियां हैं, और अपने बात कर ले कहीं पैर है, दिमाग है, हार्ट है ना, अपने अपने किडनी है, अपने लिवर है, इत्यादि से मिलकर क्या बनता है, पूरा का पूरा मानव शरीर का निर्माण होता है। उसी प्रकार इस हिंदी व्याकरण का निर्माण होता है साहब। और इस हिंदी व्याकरण का निर्माण की बात कर लें, इस निर्माणकारी कार्य की बात कर लें, तो ये 3 बिंदुओं से मिलकर बना होता है, 3 अंगों से मिलकर बनी होती है पूरी की पूरी क्या, हिंदी व्याकरण। और उन अंगों में भी छोटे छोटे टिश्यू पाए जाते हैं, है ना। अपने बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सबसे पहले सबसे छोटा अंग जो होता है व्याकरण का वो होता है वर्णमाला, या मैं बोल देता हूं सीधा सीधा वर्ण विचार। सबसे छोटा वर्ण विचार, सबसे छोटा भाग कौन सा हो जाएगा, वर्ण विचार हो जाएगा। उसके बाद में जो आएगा वो आएगा शब्द विचार, यानी कि शब्दों पर विचार करना। सर्वनाम है, संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है, समास है, यानी कि इत्यादि इसकी छोटी छोटी चीजों से, वर्णों से शब्द बने और
शब्द विचार। और उसके बाद में आएगा आपका वाक्य का सबसे बड़ा अंग जिसका नाम है, अपने हिंदी व्याकरण का सबसे बड़ा अंग जिसका नाम है वाक्य। क्या नाम है? वाक्य। तो इन तीन चीजों से मिलकर अपने हिंदी व्याकरण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हिंदी व्याकरण का निर्माण होता है। और इस हिंदी व्याकरण को शुरू करने से पहले सबसे छोटा अंग, व्याकरण का सबसे छोटा अंग होता है वर्ण विचार। व्याकरण का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? वर्ण विचार। अब अपने हिंदी करने ही लग गए हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता देना, सर्च करके बता देना, जो अपने इस प्रकार से हिंदी लिखते हैं देवनागरी लिपि के अंदर, तो याद करके, या मैं बोलूं कोई सर्च करके मुझे ये बताना कि अपने कमेंट बॉक्स में डालना कि हिंदी शब्द किस भाषा का है। हिंदी शब्द किस भाषा का है। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने मैंने दे दिया, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप नेक्स्ट क्लास के अंदर, या मैं बोलूं इसी क्लास के आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके बता देना कि सर हिंदी जो है इस भाषा का शब्द है, जैसे अरबी फारसी का या फिर जर्मन का या किसी अपने उर्दू का इत्यादि का, तो आप मुझे बताओगे कि ये जो है किस भाषा का है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले अपना जो शुभारंभ हो रहा है गणेश जी का नाम लेकर, श्री गणपति देवाय नमः है, तो उससे पहले अपने बात कर लेते हैं कि वर्ण विचारों पर बात कर लेते हैं। किस पर बात कर लेते हैं? वर्ण विचार। जो अपना पहला बिंदु रहेगा वो रहेगा वर्ण विचार। देखिए, अपने मूल वर्णों तक पहुंचने से पहले, अपने वर्णों पर विचार करने से पहले वर्ण विचार की अपने डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन सिंपल सी है कि वर्णों के ऊपर विचार करना। विचार करने का मतलब उनका शुद्ध लेखन, उनको जो बोलने का जो शुद्ध तरीका, वही क्या होता है? वर्णों पर विचार करना। यानी कि व्याकरण लिख रहे हैं तो व्याकरण कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। तो सीधी सीधी सी बात है कि वर्ण विचार में क्या करेंगे? वर्णों का शुद्ध लेखन। क्या करेंगे? वर्णों का शुद्ध लेखन ही होता है। ज्यादा अपने उनकी गहराइयों के अंदर नहीं जाना है अपने को, ठीक है ना। और अपने बात करते हैं वर्ण विचार। तो वर्णों में बात कर लें तो अब देखिए कि व्याकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण विचार। व्याकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण विचार। तो याद रखना। अब अपने बात कर लेते हैं वर्णों के बारे में, और कुछ आपके सामने तथ्य लिखूंगा। उन तथ्यों के बारे में भी कई बार प्रश्न आते हैं। तो एक बार प्रश्न आया कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई बताइए। तो याद रखना, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? तो याद रखना, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि। कौन सी होती है? ध्वनि। जिस प्रकार अपने स्कूल के अंदर, अपने बचपन के अंदर देखते हैं कि जब हम छोटे थे, स्कूल के अंदर जाते थे, तो उस समय हमारे गुरुजन क्या है, सामने कुर्सी लेके बैठ जाया करते थे, और वो सामने से क्या है कि प्रश्न किया करते थे। जब अपने प्रश्न पत्र देने के बाद में लास्ट में अपने को नीचे बिठा दिया करते थे, या मैं बोलूं अपने चेयर के ऊपर बैठा करते थे, सामने टेबल के ऊपर। तो वो क्या कि मौखिक रूप से, वर्बली रूप से क्या है कि अपने क्वेश्चन करते थे, और उनका उत्तर भी हम वर्बली रूप से देते थे। तो वो होती थी मौखिक परीक्षा। कौन सी थी? मौखिक परीक्षा। इसका मतलब मौखिक परीक्षा के अंदर लिखित स्वरूप नहीं दिया जाता है। इसका मतलब मौखिक परीक्षा के अंदर लिखित स्वरूप नहीं दिया जाता है। तो इसका मतलब भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होगी? तो मौखिक इकाई के अंदर मुख से बोलेगी। मुख से क्या निकलती है? ध्वनि। क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? तो याद रखना, ध्वनि।
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि है। अब प्रश्न नंबर 2 ये भी पूछा गया है, जो आपके सामने लिखने जा रहा हूं कि प्रश्न नंबर 2 जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर आपके सामने एक प्रश्न देखने को मिलेगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। तो याद रखना, उन ध्वनियों को सुनकर कई बच्चों ने क्या कर लिया, अपनी नोटबुक के अंदर लिख लिया, छोटी छोटी चीजों के अंदर वर्णों के रूप में लिख लिया। तो याद रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। तो याद रखना, जैसे वर्ण ए आ क श त्र ज इत्यादि, तो ये क्या आएंगे? आपके वर्ण आएंगे। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? वर्ण। कौन से है? वर्ण। वर्णों पे अपने विचार करेंगे। ठीक है जी। अब अपने बात करते हैं थर्ड नंबर, जो आपका क्या रहेगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई। सिंपल सा प्रश्न पूछ ले, सबसे छोटी इकाई की बात कर लेते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? तो मित्रों, भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वर्ण होगी। तो वर्ण क्यों ठहराया गया? वर्ण को ही क्यों रखा गया? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कर देते, लेकिन ऐसा गलत प्रश्न हो जाएगा आपका। कारण यह है इसके पीछे, क्योंकि हिंदी व्याकरण का लिखित स्वरूप होता है, न कि ध्वनिक स्वरूप होता है। तो याद रखना, हिंदी व्याकरण में भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई, तो वो होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो आप ध्वनि करोगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण करोगे, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो भी वर्ण करोगे। क्या करोगे? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो भी क्या करोगे? आप वर्ण करोगे। ठीक है, तो 3 बिंदु अपने सामने हो चुके हैं। चौथा अपने सामने जो स्टेटमेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो याद रखना, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है अर्थ के आधार पर, तो याद रखना वो है साहब आपके सामने शब्द। अब 2 चीज आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। एक तो होता है अर्थ, एक क्या होता है? अर्थ। और एक होता है भावार्थ। दोनों में अंतर है। अर्थ का मतलब यह होता है कि किसी न किसी चीज का हमें क्या है? ज्ञान हुआ है, लेकिन उसका संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा और उस शब्द का नाम है कमल, उसी प्रकार मैंने आपके सामने लिख दिया विमल। क्या लिख दिया? विमल। उसी प्रकार मैंने आपके सामने क्या लिख दिया? पवन। क्या लिख दिया? खुद का मेरा नाम लिख दिया पवन। अब मैंने भावार्थ के बारे में बात की, अर्थ के आधार पर वो हो गया, भावार्थ के आधार पर अपने बात करेंगे। उससे पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इस पे आते हैं, तो आपको क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भावार्थ में और अर्थ में फर्क क्या होता है। तो अपने बात करते हैं सबसे पहले कि ये कमल, पवन, विमल क्यों लिखा मैंने। अब देखिए कि आपके सामने सबसे पहले लिखा हुआ है पवन। पवन दिमाग में आते ही आपके दिमाग में क्या आया? कि मैंने सीधा बोला आते ही आपको बताया, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हुए या किसी अन्य के बारे में चर्चा करते हुए मैंने क्या कहा? कि पवन।
अब पवन नाम लेते ही आपके दिमाग में ये आया कि ये किसी लड़के या किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, या फिर क्या है कि ये पवन हवा का पर्यायवाची शब्द है, बाहर हवा बहुत तेज चल रही है, इसी कारण ये कह रहा कि बाहर पवन बहुत तेज चल रही है। तो दो चीजें दिमाग में आई, इसका मतलब इसके अंदर हम 100% श्योर नहीं हुए कि कौन है, कहां का है, किस लिए है, ये चीजें हमारे सामने क्या नहीं हो पाई है, श्योर नहीं हो पाई है। उसी प्रकार आपको एक शब्द दिया मैंने, क्या, कमल, क्या दिया, कमल दिया। और कमल की बात करें तो कमल किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है, या फिर कमल किसी पुष्प का नाम भी हो सकता है। आप श्योर नहीं हुए, क्या नहीं हुए, आप श्योर नहीं हुए कि भैया किसी लड़के का नाम है या आप पुष्प की बात कर रहे हो। फिर मैंने आपके सामने लिखा विमल, आपने कहा किसी लड़के का नाम है क्या, विमल। फिर आपका एक मित्र था जो विमल पान मसाला खाता था, और आपको याद आया कि अरे अरे अरे, ये तो विमल उसकी बात कर रहा है जो 5 रुपए का पुड़िया लेकर आता है, अपने वाला मित्र विमल पान मसाला, है ना। तो उसकी ये दो चीज दिमाग में आई, या तो किसी व्यक्ति का नाम विमल हो सकता है, या फिर विमल पान मसाला आपके दिमाग में है। यानी कि इसके अंदर आप 100% सिक्योर नहीं हुए, श्योर नहीं हुए कि ये किसकी बात कर रहा है। ये होता है अर्थ। अब होता है भावार्थ की बात कर लेते हैं। तो भावार्थ का मतलब क्या होता है, यानी कि भाव, दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो लिखा हुआ है भाव और एक लिखा हुआ है अर्थ। एक लिखा हुआ है भाव और एक लिखा हुआ है अर्थ। भाव का मतलब क्या होता है, सेंस। जैसे अपने संज्ञा करेंगे तो भाववाचक क्रिया, जो इससे आप, आजकल की जनरेशन क्या कहती है, मेरी फीलिंग्स, भैया मेरी फीलिंग्स। अरे फीलिंग्स कुछ नहीं होता, फीलिंग वगैरह अच्छे तरीके से तैयारी कर लो, फीलिंग्स वगैरह समझने वाले सब आ जाएंगे। अगर आपके पास पैसा है ना, और आपके पास पैसा है तो भैया सब है आपके, नहीं तो कोई फीलिंग्स वगैरह कुछ नहीं होती है ना। तो याद रखना, सेंस की बात कर लेते हैं, भाव की बात कर लेते हैं। तो भाव, भाव प्लस में अर्थ, यानी कि ऐसा अर्थ जो भाव भी प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है, भाव भी प्रकट कर रहा है, भाव भी प्रकट कर रहा है, इसका मतलब संपूर्ण अर्थ मिल रहा है। यानी कि जो अर्थ है इसके अंदर क्या रहेगा, ये 100% रहेगा, इसके अंदर क्या रहेगा। और ये क्या है, 100% कतई नहीं हो सकता। आपको सीधा बोल दिया मैंने कि भाव, आपने सामने लिख दिया विमल, इधर लिख दिया, आपके दिमाग में आया कि विमल पान मसाला, या फिर किसी व्यक्ति का नाम विमल। अब अपने बात कर लेते हैं कि भावार्थ की बात कर लेते हैं। भावार्थ की बात करें तो भाव धन अर्थ, यानी कि भाव के साथ अर्थ, ऐसा अर्थ जो भाव भी प्रकट कर रहा है, हमें संपूर्ण रूप से क्या है, अपना ज्ञान करा रहा है। जैसे मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखता हूं, और वो वाक्य है कुछ इस तरीके से, कमल का फूल, कमल का फूल या पुष्प कीचड़ में खिलता है। कमल का फूल या पुष्प कीचड़ में खिलता है। अब आपके दिमाग में आया, ओहो, ये तो हमारे जो दोस्त था कमल, उसकी बात नहीं कर रहा है, ये तो किसी पुष्प की बात कर रहा है, कमल का पुष्प होता है उसकी बात कर रहा है। अब आप 100% हो गए कि ये पुष्प की ही बात कर रहा है, अपने मित्र की बात नहीं कर रहा है। उसी प्रकार आपको उसने लिखा कि विमल, विमल लिखा, और उसने कहा कि शाहरुख खान विमल पान मसाला की ऐड करता है। तो आपके दिमाग में क्या आया कि अपना मित्र विमल की बात नहीं हो रही है, ये तो विमल पान मसाला शाहरुख खान वाले की बात हो रही है ना। तो ये चीज अपने सामने है। अर्थ में और भावार्थ में आपके कोई दिक्कत है तो बताओ। तो अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है शब्द। इसका मतलब मैंने ये शब्द लिखे हैं, शब्द पूरा क्या नहीं देते हैं, अर्थ नहीं देते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कह सकते हो। आप क्या कह सकते हो, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कह सकते हो। आई बात समझ में एग्जैक्टली आ रही है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना भैया, समझ में आ रहा है। और ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि अंत तक, यानी कि जब तक आपके पेपर नहीं होंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि हम जो करवा रहे हैं मिलकर, आपके सामने ये सेवाएं दे रहे हैं और आप इतना हमारे को प्यार दे रहे हो, उसका हम आपको और ज्यादा
आपके सामने चीजें रखने का प्रयास करेंगे। आप तो इतना ही, आप हमारे कर्जदार हो तो इस चीज के हो कि आप सिर्फ इस क्लास को देखकर क्या है नौकरी लग जाओ, इतना ही कर्जा है आपको देना हमारा, और कुछ नहीं लेना हमें। ठीक है, तो अब देखिए भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, तो याद रखना भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी जो इकाई रहेगी वो रहेगी कौन सी, वाक्य। अब आप कहोगे साहब वाक्य तो व्याकरण का सबसे बड़ा अंग है, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कैसे रहेगी? तो याद रखना भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई भी क्या है, वाक्य है। और साथ में भावार्थ के आधार पर सबसे बड़ी इकाई भी वाक्य है। क्या रहेगी, वाक्य। दोनों चीजें क्लियर? भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई और सबसे बड़ी इकाई दोनों क्लियर हो गई। तो ये पांच, ये आपके छह जो स्टेटमेंट है, ये छह के छह स्टेटमेंट पूछे जाते हैं अपने एग्जाम के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, और वैसे आपको पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल अपने उस पर डाल दी जाएगी, और आपको ये आप ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह। और अपने अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अपने बात कर लेते हैं कि वर्णों पर विचार कर रहे थे, अब अपने कुछ ना कुछ क्या है अपना बेस बनना शुरू हो गया, यानी कि आज अपने क्या है इन चीजों की नींव रख दी है अपने। और उसके अंदर क्या है अपने सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ण कब से अपने रटे जा रहे हैं, वर्ण वर्ण वर्ण। अब देख लेते हैं ये क्या है वर्ण। देखिए वर्णों को मैंने बता दिया कि वर्ण विचार क्या होता है, कि वर्णों का शुद्ध लेखन कर लो, उनको शुद्ध रूप से बोल लो, वही क्या रहता है, वर्णों पर विचार रहता है। व्याकरण के अंदर शुद्ध ही तो लिखा जाता है, तो ज्यादा आपने क्या है कि उन चीजों को अपने नहीं लेना है, कि अदरवाइज नहीं लेना उन चीजों को, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्णों की। तो वर्ण की बात करें तो वर्ण को अपने दो भागों में बांट सकते हो, वर्ण को दो भागों में बांटा जा सकता है, और वो दो भाग कौन कौन से हैं? तो याद रखना जो वर्णों को बांटने की दृष्टि से पहला भाग रहेगा, और जो दूसरा भाग रहेगा सुविधा की दृष्टि से, तो देखिए या तो वर्ण क्या रहेंगे, स्वतंत्र होंगे, या तो वर्ण कैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे, या फिर वर्ण क्या होंगे, अस्वतंत्र होंगे। वर्ण क्या होंगे, या तो स्वतंत्र होंगे या फिर अस्वतंत्र होंगे। इंग्लिश के अंदर बोला जाए तो या तो किसी पर वो डिपेंड होंगे यानी कि अस्वतंत्र होंगे, या फिर इंडिपेंड होंगे, या फिर वो किसी पर डिपेंड नहीं होंगे। तो दो भागों में अपने बांट सकते हो, स्वतंत्र और अस्वतंत्र। स्वतंत्र की बात कर लें तो कईयों ने पढ़ा है सर, हमने तो वर्ण इतना ही पढ़ा है कि एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं, आप स्वतंत्र है स्वतंत्र ये कौन से वर्ण आ गए? तो मैं बता रहा हूं, देखिए आप देखिए कि स्वतंत्र वर्णों के अंतर्गत सभी के सभी स्वर आते हैं, सभी स्वर। स्वतंत्र वर्ण कौन से होते हैं? सभी स्वर, यानी कि सभी के सभी स्वर जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद में नाम आता है अस्वतंत्र यानी कि डिपेंड। अस्वतंत्र वर्णों की बात कर लें जो कि स्वतंत्र न हो उन्हें बोला जाता है व्यंजन। राइट, समझ में आया यहां तक कि स्वतंत्र वर्ण कौन से होते हैं? सभी स्वर। और अस्वतंत्र वर्ण कौन से होते हैं? सभी व्यंजन। बस बात खत्म।
तो आप कह सकते हो स्वतंत्र। अब इन कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए स्वरों को स्वतंत्र क्यों बोला गया है? क्योंकि स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वरों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यहां तक कि वर्ण व्यंजन की तो कतई आवश्यकता नहीं पड़ती। ये स्वतंत्र इसलिए है क्योंकि इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती। ये जो निर्वाह करते हैं ये खुद अपना करते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते। ये क्या नहीं होते? किसी पर डिपेंड नहीं होते। इन स्वरों से ही आप अपनी जिंदगी में सीख सकते हो। इन स्वरों से ही आप अपनी जिंदगी में सीख सकते हो कि किसी पर डिपेंड रह के काम करना या किसी पर डिपेंड होना जिंदगी के अंदर कितना भारी पड़ सकता है। गुलामी करने के बराबर होता है वो कार्य। क्या होता है? गुलामी करने के बराबर होता है वो कार्य। और उसी प्रकार व्यंजनों की बात कर ली जाए, ये किसी न किसी स्वर पर डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं? ये स्वरों पर डिपेंड होते हैं। स्वर में और व्यंजन में यही फर्क है, क्योंकि स्वर अपना खुद का अस्तित्व रखते हैं। क्या रखते हैं? खुद का अस्तित्व रखते हैं। लेकिन व्यंजन को संपूर्ण रूप से बोलने के लिए, व्यंजन को व्यंजन नाम देने के लिए, 100% व्यंजन कहने के लिए उसके अंदर एक स्वर जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसके अंदर एक स्वर जोड़ना पड़ता है। तो उसी प्रकार तो मैं कह रहा हूं कि स्वर क्या हुए? स्वतंत्र, और व्यंजन क्या हुए? अस्वतंत्र। आगे बात समझ में। अब अपने बात करते हैं स्वरों की और व्यंजनों की। इधर लिखता हूं मैं स्वर और इधर लिखता हूं मैं व्यंजन। ठीक है। देखिए स्वरों की बात कर ली जाए तो सबसे पहले स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप में होते हैं। यानी कि स्वर जो है अपना खुद का अस्तित्व रखते हैं। ये स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं। किस में बोले जाते हैं? स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं। उसी प्रकार व्यंजनों को आप क्या लिख सकते हो? अस्वतंत्र। ये क्या होते हैं? अस्वतंत्र होते हैं। ठीक है। स्वरों की बात कर ले तो स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन अस्वतंत्र होते हैं। स्वरों की बात कर ली जाए, इन्हें बोलने के लिए इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी प्रकार अपने देख लें कि व्यंजनों की ये अस्वतंत्र होते हैं। इनके उच्चारण में स्वरों का बड़ा महत्व रहता है। अगर व्यंजन को स्वर रहित कर दिया जाए तो व्यंजन
को आधा बोला जाता है। दैट्स ऑल। क्लियर है चीजें कि अगर व्यंजन को स्वर रहित कर दिया जाएगा तो अपनी देसी भाषा के अंदर या नॉर्मली रूप से क्या बोलते हैं कि आधा हो गया व्यंजन, क्या हो गया, आधा। वैसे उसको क्या बोला जाता है, स्वर रहित। अब इसका अपने उदाहरण भी देख सकते हो कि व्यंजन को लिखते हैं क्या, जैसे मैंने लिख दिया क लिख दिया आपके सामने, और आपके सामने मैंने क्षय लिख दिया। क्या लिख दिया, क्षय लिख दिया। तो देखिए क के अंदर एक स्वर छिपा हुआ है जिसका नाम है ए। तो कै जो बना है कै प्लस ए से बना है। इस कै को स्वर रहित करने के लिए एक टेक्निक होती है हिंदी के अंदर, एक तरीका होता है जिसका नाम है हलंत। क्या नाम है, हलंत। तो हलंत लगाया जाता है नीचे। जैसे ही आप एक खड़ी पाई वाले स्वर के नीचे हलंत लगा दोगे या किसी अन्य व्यंजन अपने व्यंजन के नीचे हलंत लगा दोगे तो वो स्वर रहित हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरी वर्णमाला में दो ऐसे वर्ण भी है, दो ऐसे व्यंजन भी है जिनको आप कभी स्वर रहित नहीं कर सकते, जिनका अपने ताड़नदात के नाम से जानते हैं। इनको आप कभी भी स्वर रहित नहीं कर सकते, किसी भी दशा या दिशा के अंदर आप इन्हें स्वर रहित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनकी भी अपने चर्चा करेंगे। और उससे पहले अपने बात कर लेते हैं जिस बिंदु पे अपने चर्चा कर रहे हैं, स्वर रहित करने के तरीके पर जो चर्चा कर रहे हैं। इस कै में से मैंने जैसे ही स्वर बाहर निकाला, इसके नीचे हलंत लगा दिया, अब ये कै हो गया स्वर रहित, जिसे कै के नाम से बोलते हैं। ज्यादा लंबा थोड़ा बहुत खींचते नहीं है, ओनली इसका कै वर्ण का नाम तो आएगा। जब जैसे इसे ए स्वर को, आ स्वर को या किसी अन्य स्वर को कै के अंदर जोड़ दिया जाता है तो वो संपूर्ण व्यंजन बन जाता है। 100% उसके अंदर खूबी किसकी रहेगी, व्यंजन की रहेगी। और स्वरों को लिखने के लिए सिर्फ स्वर की ही आवश्यकता रहती है। क्या इसे आप दो भागों में बांट सकते हो, या किसी अन्य व्यंजन की आवश्यकता पड़ी है इसको बोलने के लिए, नहीं पड़ी। तो इन दोनों के अंदर यही क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। तो अपनी ये बेसिक सी बात थी, ये चीज आपको समझ में आई है या नहीं। सीधा सा यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है कि स्वरों की जो संख्या रहती है वो 11, इस पे अपने चर्चा करेंगे। और व्यंजन सीधा सीधा पूछे तो अपने 33, इस पे भी अपने चर्चा करेंगे। एक बार ये संख्या याद करने से पहले आपको ये वाली चीजें, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, डायरेक्टली यहां से तो प्रश्न नहीं आते, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा वो ये चीजें आपको संधि के अंदर काम आएंगी। स्वर रहित करना सीखोगे आप, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और अपने जो आगे बढ़ते हैं, और हाँ जी, अब अपने देखते हैं अपना इस चैप्टर का, इस बिंदु का पहला क्रम जो रहेगा उसका शुभारंभ होने जा रहा है, और उसका नाम है स्वर। क्या नाम है साहब, स्वर। इंग्लिश के अंदर इसे वोवल्स के नाम से जाना जाता है। स्वरों की बात कर लें तो अपने हिंदी व्याकरण के अंदर जो स्वरों की संख्या होती है वो भली भांति आप सबको पता है कि 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी है, 11 होती है। और इन 11 स्वरों की मैं बात कर लूं लिखने की दृष्टि से, या मैं बोलूं लिखित रूप आपके सामने प्रदर्शित करूं तो कुछ इस प्रकार से है दिया हुआ, ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। तो ये 11 स्वर, ए, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर आपको मैंने जो प्रदर्शित किए हैं, ये 11 ही स्वर होते हैं पूरी हिंदी व्याकरण के अंदर। 12वां व 13वां कोई स्वर होता ही नहीं। कुछ बच्चे कहेंगे इसके अंदर 13 स्वर होते हैं। पहली बात तो संख्या की दृष्टि से देखा जाए, हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11, और संस्कृत के अंदर स्वरों की संख्या होती है कितनी, 13। कितनी होती है, 13। अगर मैं संस्कृत भाषा की बात करूं तो हिंदी के अंदर इनको बोला जाता है स्वर। और आपको पूछ ले कि स्वर का तत्सम नाम बताइए, या मैं बोलूं स्वर, संस्कृत के अंदर स्वरों को क्या बोला जाता है, तो याद रखना संस्कृत में स्वरों को अच बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? अच। संस्कृत में स्वरों को क्या बोला जाता है? अच बोला जाता है। ये एग्जामिनर की सोच है कि किस प्रकार आपके सामने वो प्रश्न को रखे। आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा, आपका जब बेस तैयार होगा, तो किसी भी प्रकार के आपके सामने जो अगर वो घुमा के दे दे प्रश्न तो आप कर पाओगे। आपको वो पूछ लेगा कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, उसी प्रकार वो प्रश्न पूछ लेगा कि स्वर एक तद्भव रूप है, हिंदी में बोला जाता है। आप बताइए स्वर को अगर संस्कृत में बोलेंगे या तत्सम रूप में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो सीधा बोलोगे आप अच। क्या बोलोगे? अच। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? स्वर ही बोला जाता है। ठीक है ना? अब आप कहोगे कि संस्कृत में 13 होते हैं और हिंदी के अंदर स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है। कुछ एक बच्चे ये भी हैं कि सर हिंदी के अंदर ही 11 होती है, क्योंकि पहली कक्षा के अंदर सोन सिंह गुरुजी हमें क्या पढ़ाते थे? ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग ए, क्या पढ़ाते थे? ये हो गए 13। कितने हो गए? 13 हो गए। अब मास्टर जी गलत हो गए, ऑनलाइन वाले मास्टर जी। ऑनलाइन वाले मास्टर जी गलत नहीं है, आपकी जो जानकारी है वो है थोड़ी सी अधूरी। आपने बोला अंग और ए। क्या बोला? अंग और ए बोला आपने। इसे बोला जाता है अनुस्वार। इसे क्या बोला जाता है? अनुस्वार। और इसे बोला जाता है विसर्ग। जब अपने संधि करते हैं विसर्ग संधि, तो उसके अंदर विसर्ग लिखा होता है ना, तो यही विसर्ग होता है। ठीक है ना? और इन दोनों की बात कर लें तो अपने चर्चा कर लेते हैं, इनको अलग से देख लेते हैं कि ये तो स्वर हो गए 11 के 11, इतने तो स्वर हो गए ना ये वाले। अब ये दो बच्चे हैं तो इनकी चर्चा कर ही लेते हैं हाथों हाथ। इनकी चर्चा कर ही लेते हैं, अपनी बात करते हैं जी। देखिए आपके सामने दो वर्ण लिखे हुए हैं जिनका नाम है क्या? अंग ए बोलते हो जिसे आप क्या बोलते हो? अंग ए। अब बात कर लें इनकी, इसकी और इसकी। इन दोनों की अलग अलग बात कर लेते हैं, इन पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा में आया ये वाला, तो इसकी बात करें तो इसे बोला जाता है अनुस्वार। इसकी चर्चा कर ली जाए तो इसे बोला जाता है विसर्ग। क्लियर? तो इनके नाम से संबंधित जो भी आपकी संशय था आपके मन में वो क्लियर हो गया। जिसे आप अंग ए बोलते थे, अच्छे तरीके से सही बोलते थे, वो ध्वनिक रूप था। क्या था? लेकिन इनका नाम क्या है? उसे अनुस्वार बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? विसर्ग के नाम से जाना जाता है। अब मैं बात कर लूं कि किसी न किसी वर्ण को, व्यंजन को क्या एक कैटेगरी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? एक कैटेगरी में रखा जाता है। अगर मैं इन दोनों का परिचय कराऊं किसी के सामने, मैंने ये दो बोले और मैं किसी के सामने इनका परिचय कराऊं तो किस रूप से कराऊंगा? तो वो रूप क्या होगा? आप कहोगे साहब ये दोनों के दोनों अयोग वाह ध्वनियां हैं। ये दोनों की दोनों क्या है? अयोग वाह ध्वनियां हैं। आपके सामने लिख दिया कि ये दोनों के दोनों क्या है? अयोग वाह ध्वनियां। फिर आपने प्रश्न किया कि सर हमारे दिमाग में आ गया कि ये अनुस्वार होता है, ये विसर्ग होता है और इन दोनों को अयोग वाह ध्वनियां बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अयोग वाह। लेकिन अयोग वाह होता क्या है? तो मैंने बड़े ही शालीनता से आपके सामने उत्तर को रखने का प्रयास किया और मैंने इस पूरे शब्द को तोड़ दिया। एक लिखा हुआ है ए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा, ये जो लिखा हुआ इनको लिखूंगा। एक लिखा हुआ है योग, एक लिखा हुआ है वह। तीन चीजें लिखी है, ए योग वाह, ए योग वाह। ठीक है ना? ये तीन चीजें लिखी हुई है। अब ये जो मूल शब्द है इसमें कौन सा? योग। योग का मतलब होता है जोड़। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। या मैं बोलूं जुड़कर, है ना?
या मैं बोलूं जुड़कर। देखिए, ए का मतलब होता है न, ए का मतलब क्या होता है न, और वाह का मतलब होता है साथ साथ। ऐसे सहूलियत के हिसाब से लिखा, क्योंकि आपको चीजें क्या है ग्रामेटिकली रूप से भी सही हो जाए और चीजों को सिंपल करके भी लिखा जा सके। अयोग वह ध्वनियां उन्हें कहते हैं जो योग करके, जो योग न करके, या मैं बोलूं न योग करके वाह करे, जो योग करके वाह न करने वाली ध्वनियों को क्या बोलते हैं, अयोग वाह ध्वनियां। किसके साथ योग न करे, आपने कहा सर योग कर रही है ना, किसके साथ बैठी है, ऐश्वर के साथ दोनों बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों बैठे हुए हैं। तो याद रखना ये अयोग वाह ध्वनियों की जो खासियत होती है वो ये है, व्यंजनों के साथ जुड़कर ये कभी भी वह नहीं करते। कहने का मतलब यही है कि व्यंजनों के साथ में योग तो करती हैं, ये क्या करती हैं, व्यंजनों के साथ में योग तो करती हैं, लेकिन उनके साथ चलती नहीं है कभी। चलती किसके साथ है, स्वरों के साथ चलती है। किनके साथ चलती है, स्वरों के साथ में। अब थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन पूरा इस चीज से आपके समझ में आएगा। मैंने आपके सामने एक शब्द लिखा और उसका नाम है प्रातः काल। क्या लिखा, प्रातः काल। प्रातः काल मतलब बिल्कुल सुबह सुबह का समय, क्या बिल्कुल सुबह सुबह का समय। अब मैंने इस काल को एक बार छुड़ा, अपना जो विषय का जो बिंदु है, अपना जो विषय है उस पे चर्चा करते हैं ना, ये आया। मैंने कहा ये व्यंजनों के साथ जुड़कर, व्यंजनों के साथ जुड़कर बिल्कुल कभी भी वाह नहीं करती। आप कह रहे हो सर वाह कर तो रही है, आप क्यों झूठ बोल रहे हो। अब देखिए, तय के अंदर विसर्ग लगा हुआ है ना, तय के बाद में, लेकिन तय के साथ एक स्वर भी विसर्ग से पहले योग कर रहा है। ये लीजिए, ये लीजिए, तो क्या हुआ, वह किसके साथ कर रही है, चल किसके साथ रही है, स्वर के साथ, या मैं बोलूं कोई भी स्वर के साथ में, लेकिन योग कर रही थी ना साथ में व्यंजन के, लेकिन वह किसके साथ, योग किसके साथ कर रही है, ये स्वरों के साथ में। तो याद रखना इनको इसलिए कहा जाता है अयोग वह ध्वनियां। तो अयोग वह ध्वनियों की पूरी व्याकरण में जो संख्या पढ़ेंगे अपने, वो पढ़ेंगे कितनी, दो होती है। कितनी होती है, दो होती है। अब अपने आगे बढ़ते हैं और अपने अब स्वरों के उच्चारण की दृष्टि से, या मैं बोलूं स्वरों की जो बात कर ले, इनका विभाजन पढ़ेंगे सबसे पहले। अब बात करते हैं अपने स्वरों का विभाजन। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वरों के विभाजन से संबंधित। तो आपको मैंने बताया कि स्वरों की जो संख्या होती है, संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। और उन 11 स्वरों की हम चर्चा भी कर चुके हैं। और उसमें सबसे पहले अपने विभाजन की जब बात आती है, तो सबसे पहला जो विभाजन रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार, आधार पर स्वरों के प्रकार। तो याद रखना, जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। तो जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार होते हैं दो। कितने होते हैं, दो।
तो ये याद रखना, आप किसी जाति समुदाय से हो तो या तो कोई व्यक्ति आपकी जाति का होगा जिसे आप बोलोगे ये भाई बंधु मेरी ही जाति का है, और आप उसे अच्छे व्याकरणिक रूप से बोलोगे तो कैसे बोलोगे, ये सहजातीय बंधु है। क्या है? सहजातीय बंधु है, मतलब मेरी ही जाति का क्या है, ये भाई है ना। और दूसरी तरफ आप क्या बोलोगे कि ये जो भाई बंधु पढ़े हैं, ये जो भाई बंधु हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ये जो 2-3 लड़के हैं, ये क्या है, हमारी जाति के नहीं हैं। तो उनको आप व्याकरणिक दृष्टि से, व्याकरणिक रूप में कैसे बोलोगे कि ये जो भाई बंधु है ये क्या है, विजातीय है, मतलब मेरी जाति के नहीं है। तो दो भाग हो सकते हैं, स्वर या तो सहजातीय हो सकते हैं या फिर विजातीय। देखिए, सहजातीय स्वर और 2 नंबर पर आएगा विजातीय स्वर। दो ही तो होंगे, या तो जाति का होगा या फिर उस जाति का नहीं होगा, बस बात खत्म। या तो जाति का क्या होगा, वो बंदा होगा, या फिर उस जाति का नहीं होगा। या तो स्वर सहजातीय होंगे, एक जैसे दिखाई देने वाले होंगे, या फिर एक जैसी दिखाई देने वाले नहीं होंगे, तो वो होंगे विजातीय स्वर। सीधी सी बात है। दो उपसर्ग लिखे हुए हैं, सह का मतलब होता है एक जैसा, यानी कि सेम वाला, यानी कि बिल्कुल एक जैसा हो, सहजातीय। विजातीय मतलब एक जाति के नहीं है। विजातीय मतलब अलग का बोध करवाता है, वी उपसर्ग क्या करवाता है, अलग का बोध करवाता है, किसी अन्य का बोध करवाता है। सहजातीय एक जैसे की बात कर लेते हैं। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले कि सहजातीय स्वर। सहजातीय स्वर करने से पहले स्वरों की संख्या कितनी थी, 11 थी, और उन स्वरों को अपने देख लेते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और आपका ओ। ये 11 स्वर थे। इन 11 स्वरों की बात कर ले तो आपको रट्टा नहीं मारना, आपको ये नहीं करना है सहजातीय स्वर आ ई उ, ये रट्टा नहीं मारना है। आप ये देखिए कि इनमें जो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं वो कौन दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए कि ए और आ एक जाति के हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, एक ही परिवार के हैं ये। तो ए और आ गया इसमें, उसके बाद में ई और दीर्घ ई आ गई, उसके बाद में उ और दीर्घ उ आ गया। तो ये हो गए आपके सहजातीय स्वर। जब अपने संधि करते हैं, पढ़ते हैं या करते हैं, तो उसके अंदर पढ़ते हैं कि दीर्घ संधि जो होती है वो सहजातीय स्वरों के योग से होती है, और दीर्घ रूप जो सहजातीय स्वर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, दीर्घ रूप लेकर क्या बना लेते हैं, अपना ही परिवार का दीर्घ रूप लेकर क्या बना लेते हैं, वो दीर्घ संधि बना लेते हैं। तो याद रखना, सहजातीय स्वरों में जो आते हैं ए, आ, ई, उ, ये 6 स्वर आते हैं। कितने आते हैं? 6 स्वर आते हैं, याद रखना। 6 हो गए टोटल, 6 हो गए। और यही 6 स्वर अब योग कर कर अपना दीर्घ रूप धारण करते हैं और दीर्घ संधि बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जैसे ए का दीर्घ रूप आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ। इसी कारण दीर्घ संधि को नाम दिया गया दीर्घ संधि, यानी कि बड़ा रूप, है ना, गुरु रूप बोल सकते हो आप, है ना। उसके बाद में आता है विजातीय स्वरों की। विजातीय स्वर मतलब वे स्वर जो एक जैसी जाति के न हो, वो विजातीय स्वर कहलाते हैं। बचे हुए सारे के सारे विजातीय में रख दो आप। री, ए, ऐ, ओ और आपका औ। आगे बात समझ में, ये 5 क्या हो जाएंगे? विजातीय हो जाएंगे। आई होप कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आशा करता हूं कि यहां तक ये जो अपने जाति के आधार पर जो स्वरों का प्रकार किया है, यहां तक आपको शायद दिक्कत न हुई हो। सहजातीय एक जाति वाले, विजातीय अलग अलग जाति वाले। सहजातीय में पहले क्या आ जाएंगे? 6,
और बाकी बचे हुए अंत के 5 किस में आ जाएंगे, वी जातीय में। रट्टा मारने की आवश्यकता ही नहीं है, दिखाई पड़ रहा है ए आ ई उ ये एक परिवार के हैं, ये एक परिवार के हैं, ये एक परिवार के हैं, अन्य सभी अन्य अन्य परिवार के हैं। अब कुछ एक बच्चों के दिमाग में आएगा सर ए और ये दीर्घ ए, अरे ये दीर्घ ए नहीं होता, इस ए का इस ए का इस आई से कोई लेना देना है ही नहीं, इस ओ का इस औ से कोई लेना देना है ही नहीं, इनके परिवार का आपस में कोई लिंक ही नहीं है। ये अपने करेंगे। जैसे आप कहोगे ए का निर्माण ए और ई से होता है, किससे होता है, ए और ई से होता है। आई का निर्माण ए और ए से होता है, क्या ए का कोई लेना देना हुआ? ए का अगर कोई लेना देना होता तो मैं ये लिखता ना, ए प्लस ए और क्या बना आई, ये गलत हो गया, क्योंकि आई का तो निर्माण किससे होता है, ए प्लस ए इज इक्वल टू, चलो ये होता है। तो ये सहजातीय हुए क्या, नहीं हुए, इसी कारण से नहीं हुए। ये सहजातीय इसलिए हुए हैं, मैंने कहा ए प्लस ए या ए धन ए आ बना, ई धन ई दीर्घ ई बनी, ऊ धन ऊ दीर्घ ऊ बना। आगे बात समझ में? तो ये बात है, इसी कारण इनको क्या बोला जाता है, सहजातीय स्वरों की श्रेणी में रखा जाता है। आई क्या बात समझ में? ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो पहला प्रकार है विभाजन का वो हम कर चुके हैं, और जो रहेगा अपना दूसरा प्रकार, कौन सा रहेगा अपना दूसरा प्रकार रहेगा, वो कुछ इस तरीके से रहेगा। दूसरा प्रकार रहेगा वो आपका क्या रहेगा, ठीक है। हाँ, अब अपने बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार कौन सा रहेगा जी, प्रकार नंबर 2, स्वरों को बोलने वाले, स्वरों को बोलने में लगने वाले, बोलने में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर, यानी कि स्वर जब अपने बोलते हैं उसमें जो समय लगता है, टाइम लगता है, उस आधार पर कितने प्रकार होते हैं, या मैं बोलूं मात्रा के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, एक ही बात है दोनों बोलोगे तो याद रखना, इस प्रकार से अपने स्वरों को बोलने में या मात्रा के आधार पर कितने विभाजन कर सकते हो आप, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं स्वर? स्वर होते हैं 3 प्रकार के, इस मात्रा के आधार पर, बोलने में लगने वाले समय के आधार पर। ठीक है, अब अपने बात करते हैं सबसे पहले जो मात्रा के आधार पर देख लिया जाए, सबसे पहले बात कर ली जाए तो मात्रा के आधार पर देख ली जाए तो सबसे पहले आता है एक मात्रिक स्वर, जिसमें क्या हो, एक मात्रा हो, इसे ही बोला जाता है लघु स्वर। क्या बोला जाता है, लघु स्वर। और इसे ही बोला जाता है छोटा स्वर या छोटे स्वर, इसे ही बोला जाता है क्या, इसे क्या बोला जाता है, लघु स्वर। इसे ही बोला जाता है छोटे स्वर, है ना। अब बात कर लेते हैं 2 नंबर पे, छोटे स्वरों की बात कर ली जाए। छोटे स्वर, ठीक है, तो इनकी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बाद में जो 2 नंबर पर अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्विमात्रिक स्वर। क्या पढ़ेंगे, द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक। और लघु का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, लघु का जो विलोम शब्द होता है वो होता है गुरु। लघु का विलोम शब्द क्या होता है, गुरु। कुछ बच्चे कहेंगे गुरु का तो होगा शिष्य, नहीं, मैंने विलोम शब्द पूछा है। क्या पूछा है,
मैंने विलोम शब्द पूछा है तो लघु का विलोम शब्द गुरु होता है। लघु का मतलब छोटा, गुरु का मतलब बड़ा। गुरु का मतलब क्या होता है? बड़ा। और इसे बोला जाता है बड़ा स्वर। स्वर। अब दो अन्य नाम और रह गए। अब इसे बोला जाता है मूल स्वर। और महत्वपूर्ण राम ऋषभ स्वर क्या बोला जाता है? ऋषभ स्वर। तो याद रखना, एक मात्रा वाले के कितने नाम हैं? एक मात्रिक स्वर बोल सकते हो, लघु स्वर बोल सकते हो, छोटे स्वर बोले जा सकते हैं, मूल स्वर बोले जा सकते हैं, ऋषभ स्वर बोले जा सकते हैं। तो ये प्रकार है। एक ही नाम है, एक ही चीज है, अन्य अन्य नाम है, अर्थ एक ही है, सबका अर्थ एक ही है, छोटा। लघु, एक मात्रिक, लघु, छोटे स्वर, मूल स्वर और ऋषभ स्वर। ठीक है ना? उसके बाद में अपने बात करते हैं, एक मात्रिक है तो ये होगा द्विमात्रिक। इसमें एक मात्रा तो इधर कितनी आएगी? दो मात्राएं। कितनी आएंगी? दो मात्राएं। उसके बाद में लघु का पर्यायवाची शब्द होगा गुरु। लघु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गुरु। छोटे स्वर मतलब बड़ा स्वर इधर। ठीक है जी। मूल स्वर तो 2 नंबर पे आएगा संधि स्वर। इन्हें क्या बोला जाता है? संधि स्वर बोला जाता है। हाँ जी। ऋषभ स्वर, इसका जो पर्यायवाची होगा ऋषभ का वो होगा दीर्घ स्वर। आगे बात समझ लें। ऋषभ स्वर की बात कर लें, ऋषभ स्वर की बात कर लें तो ऋषभ का दीर्घ रूप होता है। याद रखना, इसका पर्यायवाची होता है दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, ऋषभ का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब होता है छोटा, गुरु का मतलब होता है बड़ा। आगे बात समझ में। एक मात्रक का पर्यायवाची शब्द द्विमात्रक, लघु का गुरु, छोटे का बड़ा, मूल का संधि, ऋषभ का दीर्घ। ये भी चीज क्लियर। यानी कि अपने स्वरों के साथ साथ में अपने क्या है, विलोम शब्द भी कर लेंगे। 3 नंबर पर बात कर लें तो 3 नंबर पर जो आता है उसे बोला जाता है प्लूत स्वर। इसे क्या बोला जाता है? प्लूत स्वर। तो ये 3 विभाजन हो गए अपने। तो एक हो गया आपका एक मात्रिक, लघु, छोटे स्वर, मूल स्वर, ऋषभ स्वर। और 2 नंबर पर आ गया कौन सा आपका? द्विमात्रिक, गुरु, बड़ा, संधि और दीर्घ स्वर। और 3 नंबर पर आ गया आपका कौन सा? प्लुत स्वर। कौन सा आ गया? प्लुत स्वर। अब इन 3 के अंदर 11 स्वरों को विभाजित करेंगे और 11 स्वर आपको याद होंगे, डेफिनेटली आपको याद होंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपने देख लेते हैं, लिख लेते हैं। ये 11 स्वर थे अपने पास, इनको अपने इस साइड में लिख लेते हैं। ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ और आपका औ। ये होते हैं आपके 11 स्वर, जो अपने जब से पढ़ रहे हैं तब से ये करते आ रहे हैं। ये 11 स्वर, इन 11 स्वरों को इन 3 भागों के अंदर बांटना है। देखिए, सबसे पहले एक मात्रिक स्वर ढूंढने हैं। कौन से ढूंढने हैं? एक मात्रिक स्वर। देखिए, इनके अंदर एक मात्रा है क्या? बिल्कुल है। ये एक मात्रा वाला हो गया, ये भी एक मात्रा वाला हो गया, ये भी एक मात्रा वाला हो गया। यानी कि इसका छोटा रूप ए, इसका छोटा रूप ई, इसका छोटा रूप उ। उसके बाद में ये हो गया क्या? छोटा रूप। ये देखिए, इसकी बात कर ले तो ये स्वरों के अंदर तत्सम ध्वनि है। ये जो री है ना, इसको याद रखना। ये स्वर आपको पूछ सकता है कि स्वरों में यूज होने वाली, या मैं बोलूं स्वरों में प्रयोग होने वाली हिंदी व्याकरण में कौन सी ध्वनि है? कौन सी ध्वनि है? तत्सम ध्वनि है। ठीक है। कौन सी ध्वनि है? तत्सम ध्वनि की बात कर लें तो वो कौन सी है? री है। अच्छा, ठीक है जी। ये अपने थोड़ा सा सही कर देते हैं। प्लुत स्वर होगा ना? कौन सा होगा? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर।
ठीक है जी। ये री क्या है? तत्सम ध्वनि है। अब आप देख रहे हो कि हमने ए, ई, छोटा ऊ और उसके बाद री, ये चार स्वर उठाए। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। इनके अलावा कौन सा है जिनके अंदर आपको एक मात्रा दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। इनसे छोटा, इनसे सारे बड़े या इनसे छोटा कोई और है ही नहीं, न इनके बराबर का है। तो याद रखना, एक मात्रिक स्वर कितने हैं? तो एक मात्रिक स्वरों की बात कर ली जाए तो एक मात्रिक स्वरों की संख्या है 4, जिनमें से एक ए है, एक छोटी ई है, एक ऊ है और एक आपका री स्वर है, जिसे आप तत्सम ध्वनि बोलते हो। स्वरों के अंतर्गत क्या बोलते हो? तत्सम ध्वनि। अब देखिए, अब दीर्घ स्वर याद करने की आवश्यकता बची ही नहीं। सारे बचे हुए जो स्वर हैं, याद रखना, सारे बचे हुए स्वर जो हैं, इन चार के अलावा वो क्या है? द्विमात्रिक, गुरु, बड़ा, संधि या फिर दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर है। तो याद रखना, ये कितने होते हैं? 4 गए, 11 में से कितने बचे? 7। कितने बचे? 7 स्वर क्या होते हैं? बड़े स्वर, दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर। कौन कौन से? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, उसके बाद में ए, आई, ओ और आपका औ। ये आ जाएंगे। 7 आ गए ना? कितने आ गए? 7 आ गए। अब आपके दिमाग में है, सर स्वरों की तो संख्या 11 ही होती है और 11 के 11 स्वर आपने यहां लिख दिए, बच्चा आपका प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर के अंदर कौन सा आएगा? है ना? प्लुत स्वर के अंदर कौन सा आएगा? तो याद रखना कि अपने बात कर लें तो प्लुत स्वरों की बात करें तो कौन सा आएगा? प्लुत स्वर की परिभाषा की बात कर लें, प्लुत स्वर की परिभाषा ये होती है कि जिस ध्वनि को लंबा खींचा जा सके, जिस ध्वनि को लंबा खींचा जा सके और काफी देर तक खींचा जा सके उसको, तो वो अपना क्या है? प्लुत, अपना प्लुत भाव उत्पन्न कर देता है, यानी कि वो प्लुत रूप में चली जाती है। किसमें चली जाती है? प्लुत रूप में चली जाती है। तो याद रखना, वो क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। ये अपने क्या है, थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने एक घर पे हवन करवाया और उसके अंदर बोला जा रहा था ओम। क्या बोला जा रहा था? ओम। क्या बोला जा रहा था? ये वाला बोला जा रहा था, है ना? और आपने इस ओम को काफी लंबा खींचा, उसको क्या खींचा? काफी लंबा खींचा। क्या है? उसको क्या काफी लंबा खींचा? ओम, ये लंबा खींचा ना? तो वो क्या है? जो ओम बोला था आपने, ओम बोला था, वो क्या है? अपना प्लुत रूप धारण कर चुका है। वे स्वर जिनके अंदर मात्राएं 2 से ऊपर चली जाएं, या मैं बोलूं जिनको लंबा खींचा जाया जा सके, वे स्वर क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे एक कमरे के अंदर एक विद्यार्थी खड़ा है और वो विद्यार्थी क्या है? जोर जोर से पढ़ रहा है किसी पुस्तक को, या किसी कारणवश वो चिल्ला रहा है अंदर उसके, और उसकी ध्वनि उसके कानों में वापस आ रही है, उस विद्यार्थी के, वो कमरा गूंज रहा है, तो वहां पर भी आपको प्लुत ध्वनि देखने को मिलेगी। बंद कमरे के अंदर ऐसा प्रश्न आ सकता है कि बंद कमरे के अंदर एक विद्यार्थी द्वारा चिल्लाई गई आवाज, चिल्लाने की आवाज क्या होगी? खुला एक कमरा है, बंद कमरा है, तो उसके अंदर क्या होगा? आपका प्लुत स्वर ही उत्पन्न होगा, प्लुत ध्वनि ही उत्पन्न होगी उसके अंदर। ठीक है ना? और ये मैंने क्या लगा दिया? तो याद रखना, एक मात्रिक स्वरों का जो सिंबल होता है, एक मात्रिक स्वरों का जो सिंबल होता है, एक मात्रिक स्वरों को एक से दर्शा दिया। जैसे मैंने, अगर द्विमात्रिक स्वरों की दो मात्राओं का जो सिंबल होता है वो एस टाइप में होता है। अगर ये डैश डैश वाला निशान लगा दिया जाए आपके सामने, इसे कहा जाता है अपूर्ण चिन्ह।
क्या लिखा जाता है, इसे अपूर्ण चिन्ह लिखा जाता है। और ये द्विमात्रिक का निशान देकर आपको क्या लिख के दे दे कि निम्नलिखित में से लिखे गए स्वरों में से कौन सा एक स्वर, या वो बोलेगा निम्नलिखित में से लिखे गए शब्द में से कौन सा एक प्लुत शब्द है, प्लुत प्लुत ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। तो आपको कुछ इस प्रकार से सिंबल भी दे देगा वो, और आपके सामने रख देगा, और आपके सामने क्या है वो चीजें रख देगा। आगे बात समझ में, तो इतनी चीजें हैं। तो प्लुत स्वरों की अब संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अब आपको कौन कौन से स्वर हैं जो लग रहे हैं कि ये प्लुत हो सकते हैं सर, तो देखिए अपने क्या टेक्निकली रूप से, या मैं बोल लूं इसे सिद्ध करके देखेंगे। ए को आप कितना भी लंबा खींचो, यानी कि प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनको लंबा खींचने के बाद में उनका मूल रूप ना बदले, क्या ना बदले, मूल रूप ना बदले, तो वो क्या हो जाएगा प्लुत स्वर। ए को आप कितना भी लंबा खींचो ए, तो वो ए ही रहेगा, क्या रहेगा, ए ही रहेगा। इसका मतलब एक तो हो गया प्लुत स्वर कौन सा, ए, क्या हो गया, ए, क्या हो गया, ए हो गया। अब देखिए मूल स्वरों में से या ऋषभ स्वरों में से ए को यहां लिए। अब देखिए ए के बाद में लघु स्वरों में से क्या लोगे आप, ई को उठाओ। ई को जैसे ही आपने लंबा खींचा तो कई कुछ देर बाद में इसने अपना दीर्घ रूप धारण कर लिया, ये बड़ी ई बन गई, क्या बन गई, बड़ी ई बन गई। इसका मतलब ये अपने मूल अवस्था के अंदर नहीं रही, छोटी ई अपनी मूल अवस्था के अंदर नहीं रही। इसका मतलब ये छोटी ई अपनी मूल अवस्था के अंदर नहीं रही। उसी प्रकार आपने छोटे ऊ को या दीर्घ अपने ऊ को क्या किया, आपने लंबा खींचा ऊ, तो ये क्या है अपना दीर्घ रूप धारण कर चुका है। उसी प्रकार आपने री को बोलना स्टार्ट किया, और री को जैसे ही लंबा खींचा री, तो आप क्या है संस्कृत की री में चले गए। संस्कृत के अंदर एक री स्वर होता है, उसके अंदर चले गए, वो बड़ी री होती है, क्या होती है, इससे बड़ी री होती है। ये छोटा रूप है, इसी कारण इसे यहां रखा गया, संस्कृत के अंदर गिना जाता है, ये संस्कृत में चला जाएगा फिर। तो इसका मतलब ये तीनों प्लुत नहीं है, ये तीनों प्लुत नहीं है। लेकिन इसमें से जो प्लुत है वो कौन सा है, ऐश्वर है। कौन सा है, ऐश्वर है। तो ए को लिख दिया। बाकी बचे हुए जितने भी संधि स्वर या मैं बोलूं द्विमात्रिक स्वर है या दीर्घ स्वर है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्लुत स्वर हो जाएंगे। प्लस के अंदर लिखिए भाई कि 7 दीर्घ, बस। तो आप लिख सकते हो कि प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है, 8। प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है, 8 ही होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। प्लुत स्वरों की संख्या होती है 8, और दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। और आपके एक मात्रिक छोटे या मूल स्वरों की, ऋषु स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है क्या। बिंदु नंबर 2 जो अपना, बिंदु नंबर 1 जो अपना वर्णमाला चल रहा है, उसके अंदर अपने जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं अपना कौन सा, कि स्वरों को उच्चारण की दृष्टि से देख रहे हैं, या मैं बोलूं बोलने के आधार पर हमने पढ़ लिया, समय लगने के आधार पर भी देख लिया उसी के अंदर, फिर हमने स्वरों को बोलने में लगने वाले समय मात्रा के आधार पर देख लिया हमने। तो ये सारे के सारे जो 2 तक हमने किए हैं, ये समझ में आए हैं या नहीं आए, ये मुझे थोड़ा सा बताना। ठीक सर, स्क्रीनशॉट वगैरह कराइए तो। हाँ। देख लीजिए कि आप अभी ये अपना करवा दिया, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। सभी को करवाइए भाई, क्योंकि आपका फायदा हो, किसी अन्य भाई का भी फायदा हो। राजस्थान में बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसीज आई हुई हैं, लेवल 4th से लेकर लेवल 1st ग्रेड तक के। यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें जो भी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, वो क्या है, क्वालिटी के साथ में करवाई जा रही है ना। तो अपने अब तक क्या पढ़ लिया है, 6 स्लाइड तक पहुंच गए हैं, और 6th स्लाइड के ऊपर अपने स्वरों के बारे में पढ़ा था ना। और स्वर जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर 2 विभाजन पढ़ चुके हैं अपने। कौन से पढ़ चुके हैं, एक जाति के आधार पर और एक मात्रा के आधार पर। अपना जो 3 नंबर विभाजन रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। बहुत
तो साथियों, अभी जो अपने क्लास ली है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है वो आपके समक्ष में रख रहा हूं, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, है ना। तो सबसे पहले हमने शुरू की थी हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ना शुरू किया कि वर्ण विचार अपने हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, और इसमें सबसे पहला भाग जो पढ़ने शुरू किया है हमने वर्ण विचार। तो हिंदी जो व्याकरण बनती है, जो अंग है हिंदी के, वो 3 बड़े थे, वर्ण विचार, शब्द विचार और आपका वाक्य विचार सबसे बड़ा अंग होता है ये वाला। और हिंदी की बात कर लें तो आपके लिए मैंने प्रश्न छोड़ा है, हिंदी शब्द किस भाषा का है? कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके जरूर बताना। फिर मैंने बताया कि वर्ण विचार की बात कर लें तो ये 5-6 तथ्य दिए थे, यहां से भी प्रश्न सीधे सीधे आते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि थी, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? आपकी वर्ण थी। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी थी? वर्ण थी। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द थी। भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य थी, और भावार्थ के आधार पर सबसे बड़ा जो अंग है वाक्य है, और सबसे बड़ी इकाई भी कौन सी है? वाक्य है। ये अपने 6 तथ्य कर चुके थे, और 3 नंबर स्लाइड पे देखा था कि वर्णों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, तो जिनमें सबसे पहले स्वतंत्र वर्ण थे, अस्वतंत्र वर्ण थे। स्वतंत्र वर्ण वे वर्ण होते हैं जो स्वर, और अस्वतंत्र वर्ण व्यंजन। स्वतंत्र वर्णों की बात कर ले तो 11 स्वर पढ़े हैं अपने अभी तक, 11 स्वरों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, चल रहा है अपना टॉपिक ये। और इन्हें बोलने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और व्यंजनों की बात कर ले, 33 की बात करेंगे तो अस्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में स्वरों का बड़ा महत्व रहता है। अगर व्यंजन को स्वर रहित कर दिया जाए तो व्यंजन आधा हो जाता है, ये हमने पढ़ा था और हमने करके भी देखा था। देखिए 11 स्वरों की बात कर लें तो उसके अंदर ये 11 स्वर पढ़े थे, उसके बाद में ये अयोग वह ध्वनियों के बारे में बात की थी कि योग तो करती है व्यंजनों के साथ में, लेकिन वह नहीं करती है। ये सारा का सारा आपको प्रकरण मैंने समझाया था। उसके बाद में अपने बात कर लें तो 5 नंबर पर देखें तो स्वरों का विभाजन देखा था। तो जाति के आधार पर सबसे पहले बात की, तो जाति यानी कि एक ही जाति के, एक जैसे जाति के, एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे काम करने वाले, अपना दीर्घ रूप धारण करने वाले। योग करने के बाद में वो क्या कहलाते हैं? सजातीय स्वर कहलाते हैं। ए आ ई उ ऊ होते हैं। और उसके बाद में विजातीय स्वरों की बात करें तो री, ए ऐ ओ औ। उसके बाद में बात कर लें तो 6 नंबर स्लाइड पे हमने क्या देखा कि स्वरों को बोलने में लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर देखा जाए तो एक मात्रिक स्वर था, द्विमात्रिक स्वर था या प्लुत स्वर था। एक मात्रिक को ही लघु, छोटे, मूल और ऋसु, ये इंपॉर्टेंट है, ऋषभ स्वर बोला जाता है। उसके बाद में द्विमात्रिक गुरु, बड़ा स्वर और संधि स्वर बोला जाता है, दीर्घ रूप। इसका विलोम शब्द ये है ऋषु का, मूल, संधि, छोटे, बड़ा, लघु, गुरु, एक मात्रिक, द्विमात्रिक। एक मात्रिक स्वरों की संख्या 4 थी, ए ई उ री, ठीक है। उसके बाद में बचे हुए 7 स्वर द्विमात्रिक स्वर थे, और प्लुत स्वरों की संख्या, एक तो ए लेना है और बाकी 7 दीर्घ स्वर लेने हैं, तो टोटल हो गए 8। तो याद रखना 8 स्वर होते हैं क्या? प्लुत स्वर होते हैं। उसके बाद में बात अपने आगे करेंगे कल। अपने बात कर लें तो अपने जो आज शुरू किया है हिंदी का जो प्रकरण, उसके अंदर बिंदु शुरू किया है हमने, कौन सा? वर्णमाला। और उसके अंतर्गत हमने 6 स्लाइड पढ़ी हैं, और उसके अंदर अपने स्वरों का विभाजन शुरू कर चुके हैं। और मैं आगे जो अपने क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए अपने क्लास लेंगे कल, और अपने मिलते हैं आगे वाले सेशन के अंदर। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर दें, और अपने मित्रों को शेयर जरूर करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।